आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में जिसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज सारी भ्रांतियों को दूर कर इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी एलोकेशन फंड्स के रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से यदि किसी एएमसी को अपने फंड को ट्रीट करवाना है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पोर्टफोलियो है उसका एलोकेशन कम से कम वो 3 एसेट में करें। और ये 3 एसेट सामान्य तौर पे इक्विटी, डेट और गोल्ड या कमोडिटी में होता है। ये मैं सामान्य तौर पे कह रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारे एसेट क्लास हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो का पोर्शन वो इक्विटी, डेट और गोल्ड या कमोडिटी में इन्वेस्ट करते, एलोकेट करते हैं। दूसरा रेस्ट्रिक्शंस है कि हर एक एसेट क्लास में कम से कम पोर्टफोलियो का 10% एलोकेशन होना जरूरी है। तो दो बातें हुई, यदि कोई फंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कहलाता है तो उसमें निश्चित रूप से जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन होगा कम से कम 3 एसेट्स में होगा, 3 से अधिक हो सकता है, और हर एक एसेट में कम से कम 10% पोर्टफोलियो का एलोकेशन होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है। के लिए कि आज के दिन में कोई पर्टिकुलर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिनका इक्विटी में एलोकेशन 60% है, डेट में 25% है और गोल्ड कमोडिटी में 15% है। और यदि मार्केट अब बुलिश फेज में इंटर कर गया, फंड मैनेजर को ये लगता है कि ये मार्केट बुलिश फेज में इंटर कर गया है और इक्विटी का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हो गया है, तो वो अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से हो सकता है कि इक्विटी का जो 60% था एलोकेशन उसको 45% कर दे, कम कर दे। डेट में जो 25% था उसको 35% कर दे और गोल्ड कमोडिटी में जो 15% था उसको बढ़ा के 20% करते। ये तब जब फंड मैनेजर को लगे कि मार्केट ओवर वैल्यूड, मार्केट मीन्स स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो गए हैं। अब हो सकता है कि स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड भी हो, फंड मैनेजर को लगता है कि अंडर वैल्यूड है, काफ़ी सस्ता हो गया है, तो हो सकता है कि फंड मैनेजर जो ओरिजिनली 60% एलोकेशन था इक्विटी में उसको बढ़ा के 70% कर दे, डेट में जो 25% था उसको कम करके 20% कर दे और गोल्ड कम्युनिटी में जो 15% था उसको कम करके 10% कर दे। ये डिपेंड करता है कि ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कब समझता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर। तो इस तरह से ऑपरेट होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे भी इसी तरह से एलोकेट होते हैं। इसकी बातें करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है इसका डाइवर्सिफिकेशन, और हालांकि डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड का भी एडवांटेज है, लेकिन म्यूचुअल फंड के क्लास में सबसे अधिक एडवांटेज डाइवर्सिफिकेशन का मल्टी एसेट एलोकेशन भी है, फंड में ही है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए आज के दिन में, और आज के दिन में जो इक्विटी का एलोकेशन है वो 60% है, डेट का 25% है, गोल्ड कमोडिटी का 15% है, और इस हिसाब से 10 लाख में से 6 लाख रुपए आपके इक्विटी में एलोकेट हो गए, 2.5 लाख रुपए डेट में हो गए और गोल्ड में 1,50,000 एलोकेट हो गए। और आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद फंड मैनेजर को लगता है कि अब मार्केट चला गया बेयरिश फेज में और इक्विटी 20% डाउन हो गया, जबकि डेट 7% अप हुआ, और निश्चित रूप से इक्विटी 20% डाउन गया है तो गोल्ड अप जाएगा और गोल्ड 18% अप गया। तो इससे क्या होता है कि जो इक्विटी में आपकी 6 लाख रुपए लगी हुई थी वो कम होकर 4,80,000 रुपये हो गए। डेट में जो 2,50,000 आपका एलोकेशन हुआ था 7% बढ़ के 2,68,000 हो गए, और गोल्ड में जो आपका एलोकेशन 1,50,000 था वो बढ़ के 1,70,000 रुपये हो गए, और टोटल कॉर्पस जो हुए वो हो गए 9,25,000 रुपये। अब देखें कि आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 10%, इक्विटी मार्केट डाउन हुआ 20%, और 20% डाउन होने के बाद जो आपका कॉर्पस है वो 9,25,000 रुपये है। यानी इक्विटी मार्केट जो डाउन हुआ वो 20% से हुआ, जबकि आपका पोर्टफोलियो 7.5% यानी 10 लाख रुपए का में से केवल 75,000 रुपये कम हुए और वो 9,25,000 रुपये हुए। यानी आपके पोर्टफोलियो में जो डाउन हुआ है वो केवल 7.5% ही हुआ है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इसकी वोलेटिलिटी। इक्विटी मार्केट
30%, 20%, 40% डाउन जा सकता है, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इतना नीचे कभी नहीं जाता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। जैसे आपने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि इक्विटी मार्केट 20% का हमने डाउन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जबकि आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो इन्वेस्टमेंट था उसमें केवल 7.5% की ही गिरावट देखी गई। तीसरा एडवांटेज है इसका ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग का मतलब इसमें आपको नहीं सोचना पड़ता है कि मार्केट बेरिश फेज में गया, मार्केट बुलिश फेज में है, कब रीबैलेंस करना है, कब कम करना है। ये फंड मैनेजर अपने आप ही सोचता है। ओवर वैल्यूड होता है तो उसको कम कर देता है, अंडर वैल्यूड होता है तो उसको बढ़ा देता है। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ में आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ऑटोमेटिक करता रहेगा। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। क्या क्या इसके नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि यदि मार्केट लंबे समय तक बुलिश फेज में रहा, यानी बुल मार्केट रहा, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का रिटर्न कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे बताया कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था आपका, 6 लाख इक्विटी में, डेट में 2.5 लाख, गोल्ड में 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए, और स्टॉक मार्केट 20% बढ़ा, तो इक्विटी 6 लाख से बढ़ के 7,20,000 हो गए, और डेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और गोल्ड जो है वो नीचे चला गया 18%, ये कम होके 1,35,000 रुपये हो गए। तो यहाँ देखा आपने टोटल जो कॉर्पस बनता है 10 लाख से बढ़ के 11,05,000 रुपये हो गई है। इसका मतलब कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का जो रिटर्न आया वो 10.5% हुआ, जबकि इक्विटी मार्केट जो है 20% अपवार्ड मूवमेंट में था। तो यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते तो ये आपको 20% का रिटर्न देता, लेकिन चूंकि आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ आपको केवल 10.5% का ही रिटर्न मिल। यह एक डिसएडवांटेज है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी स्टडी समझना काफ़ी मुश्किल है। मल्टी एसेट एलोकेशन का हर एक फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का इक्विटी में एलोकेशन 70% हो, वहीं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का ही है जो कि इक्विटी में लिक्विड उन्होंने 40% किया है। तो कहाँ 40%, कहाँ 70%, और इसकी स्ट्रेटजी काफ़ी डिफरेंट है। तो ये समझना काफ़ी मुश्किल है कि किस फंड में हम इन्वेस्ट करें जिसमें इक्विटी का एलोकेशन अधिक होगा या कम होगा, ये समझना थोड़ी दिक्कत है। और तीसरा सबसे बड़ा टैक्स एडवांटेज, इसके टैक्सेशन के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। ये सबसे अधिक मुश्किल है। हालांकि ये मैं बता दूं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो टैक्सेशन डिसाइड होता है वो एवरेज इक्विटी एलोकेशन ओवर फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि 65% या उससे अधिक का इक्विटी में एलोकेशन होता है तो उसका ट्रीटमेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह होता है, और यदि 65% से कम होता है इक्विटी का एलोकेशन तो वो डेट की तरह ट्रीट होता है। तो ये समझना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज ये एक वर्ष में कई बार ये 65% से ऊपर या 65% से नीचे आ सकता है। आज के दिन में करीब 36 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं। मैंने उनमें से कुछ फंड्स के तो जुलाई 2026 का जो फैक्ट शीट देखी हमने, उसमें हमने देखा कि कुछ म्यूचुअल फंड जैसे HDFC, निपॉन, टाटा का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्वांट, SBI, DSP, इन्वेस्को, ICICI, ये सारे म्यूचुअल फंड जो हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के, ये नॉन इक्विटी बेस्ड हैं, यानी इनका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो 65% से कम है, और इनका ट्रीटमेंट जो होगा वो डेट म्यूचुअल फंड के हिसाब से होगा। जबकि वहीं UTI, कोटक, एक्सिस और बहुत सारे फंड होगा, सब फंड का हमने देखा नहीं, ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट होंगे, बिकॉज कि इसमें जो इक्विटी का एलोकेशन है, ये मैं जुलाई 2026 के फैक्ट शीट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 65% से अधिक है, यानी इसमें जो टैक्स का ट्रीटमेंट होगा वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह होगा। अब आखिरी पॉइंट कि आखिर ये इस टाइप के म्यूचुअल फंड किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेहतर उन लोगों के लिए हैं जो बिगिनर्स हैं म्यूचुअल फंड में, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अधिक आइडिया नहीं है। उन लोगों के लिए भी हैं जो रिटायरीज हैं, जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी हैं जिनका टाइम होरिजन 3, 4, 5, 6 साल के आसपास हो, 6 साल से अधिक ना हो। यदि 6 साल से अधिक होगा तो बेहतर है वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन जिनका टाइम होरिजन मीडियम टर्म का है उनके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बेहतर माने जाते हैं।
फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखें कि यदि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने के पहले उनका KIM यानी की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम या SID यानी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को पढ़ लें और देख लें कि उनका टैक्सेशन के बारे में क्या लिखा है। और सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो उन्होंने KIM या SID में लिखा है कि भाई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट होगा या डेट म्यूचुअल फंड की तरह, तो फंड मैनेजर कोशिश करते हैं कि वो जो पैरामीटर है 65% या उससे अधिक या 65% से कम, इस पैरामीटर को क्रॉस ना करें यानी ब्रीच ना करें। सामान्य तौर पर ऐसा होता है, लेकिन ये होना कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नहीं मैं CA हूँ, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। थैंक यू।